गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा लखनऊ से आप सभी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं वह टॉपिक है भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको कि हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1882-83 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारतीय शिक्षा के सुधार हेतु जो वुड डिस्पैच के द्वारा संस्तुतियाँ दी गई थी, उसी पर कार्य करते हुए यह आयोग गठित किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट अपनी शिक्षा नीति 1882 ईस्वी के अंतर्गत सरकार को सौंपी थी। आइए हम भारतीय शिक्षा आयोग अथवा जिसको कि हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है भारतीय शिक्षा के इतिहास में, हंटर आयोग के अंतर्गत हम प्राथमिक शिक्षा के कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन कौन सी संस्तुतियाँ की गई थी, इनके संबंध में परिचर्चा करते हैं। छात्रों, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग जो कि 1882-83 ईस्वी में आया था, वह 1854 के वुड के जो आदेश पत्र में निहित शिक्षा संबंधी तमाम सारी संस्तुतियाँ थीं, उन्हीं संस्तुतियों से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। परंतु इसी बीच में 1857 की महान क्रांति हमारे देश में हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग थोड़े दिन के लिए अवरुद्ध सा हो गया। यह क्रांति चूँकि कंपनी के शासन के विरुद्ध भारतवासियों का था और जो कि भारतवासियों के प्रबल असंतोष को प्रकट करता था, अतः सन 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के शासन को समाप्त कर इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1880 में लॉर्ड रिपन को इस देश के यानी भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए तथा जनसाधारण की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति की। चूँकि इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे, अतः इन्हीं के नाम पर इस आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आयोग के जो सुझाव थे, यहाँ हम उन्हीं चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। वैसे तो इस आयोग का शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में सुझाव दिया गया था, किंतु प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या बातें कही गई थी, प्रशिक्षुओं आप सभी से मैं इनके संबंध में परिचर्चा करूँगा। अगर हम इस आयोग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा पर इसमें विशेष बल दिया गया था और उसके प्रत्येक अंग, जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या नीति होनी चाहिए, उसको संगठित कैसे किया जाए, आर्थिक व्यवस्था कैसे की जाए, पाठ्य विषय क्या होने चाहिए, अध्यापकों को प्रशिक्षित कैसे किया जाए, इन सब के विषय में अपने सुझाव सरकार के सामने इस आयोग ने प्रस्तुत किए थे, जिसको कि हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से परिचर्चा का माध्यम बना सकते हैं। नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य, अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं कि हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या रखे गए थे, तो प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था जनसाधारण की शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण की ओर यह कदम उन्होंने बढ़ाया था। इसके अतिरिक्त दूसरा, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तीसरा था, प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय सम्मिलित किए जाएं जो छात्रों को आत्मनिर्भर बना सकें।
सैद्धांतिक विषयों को कम और व्यवहारिक विषयों को अत्यधिक महत्व दिया जाने की बात इसमें कही गई थी। सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। अभी तक अन्य मतलब कि निजी व्यक्तियों द्वारा, निजी संरक्षकों द्वारा भी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इसमें यह कहा गया कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह से सरकार द्वारा चलाया जाए और सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाए। प्राथमिक शिक्षा के शासन और संचालन का पूर्ण दायित्व तो सरकार को जिला परिषदों, नगर पालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी और पृथक एक अलग कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। गांव और शहरों के विद्यालयों के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे गांव में व्यय किए जाने वाले धन का उपयोग नगरों में न किया जाए। आयोग ने आदेश दिया कि वह धनराशि केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए ही किया जाए। इसके अतिरिक्त इसमें प्राथमिक शिक्षा के बढ़ावा हेतु जो अन्य सुझाव दिए गए वह यह था कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में पहले से समाविष्ट विषयों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी विषयों जैसे चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, बही खाता, क्षेत्र मिति, गणित आदि सम्मिलित किया जाना चाहिए। संपूर्ण देश में एक जैसे ही पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आयोग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया और स्थान स्थान पर नॉर्मल स्कूल खोले गए। नॉर्मल स्कूल खोलने की सिफारिश की गई। प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना ऐसे स्थान पर ही की जाए जहां अधिक से अधिक प्राथमिक विद्यालय मौजूद हों। कम से कम एक नॉर्मल स्कूल एक प्रांतीय निरीक्षक के क्षेत्र में आ जाए। इस प्रकार से अध्यापक प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक निरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह नॉर्मल स्कूलों की सफलता के लिए अपने अधीन प्रशिक्षण विद्यालयों में रुचि ले और छात्र अध्यापकों में शिक्षण के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करे। प्राथमिक विद्यालयों पर व्यय करने के लिए जो धनराशि निश्चित की जाएगी उस पर प्राथमिक विद्यालयों का ही पूर्ण अधिकार रहे, इस बात का भी ध्यान दिया जाए। तो छात्रों, भारतीय शिक्षा आयोग 1882-83 जिसको कि हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता था, उसमें प्राथमिक शिक्षा को लेकर के प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में कौन से प्रावधान दिए गए थे, कौन कौन से सुझाव दिए गए थे, उनके संबंध में आपसे आज हम लोगों ने परिचर्चा की। अगली कक्षा में आपसे किसी नए टॉपिक के साथ पुनः मैं परिचर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।